हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपने पहले चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का रिवीजन करने वाले हैं और बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से मैं आज आप लोगों को इसका रिवीजन करवाने वाला हूं। इसके रिवीजन के बाद में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हल करने वाले हैं बड़ी ही आसान भाषा में, एक बार पढ़ते ही याद होने वाली भाषा में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस वो हल करवाने वाला हूं। इसका मतलब आप लोगों के लिए आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आज की इस क्लास को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है ताकि आपको ये जो पहला चैप्टर है वो बिल्कुल पूर्णतया कंफर्म तरीके से याद हो जाए। तो अपने इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने बता दिया है कौन सा पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। इसका बड़ी ही आसान भाषा में हम रिवीजन करने वाले हैं, याद होने वाली भाषा में हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन ऐसा करवाएंगे कि आपकी एग्जाम 2026 में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस चैप्टर से उनके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बिल्कुल बाहर कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन अपने इस चैप्टर का रिवीजन करें इससे पहले जो आप लोगों के सामने शब्द लिखा है भूगोल, इस शब्द के बारे में थोड़ी सा जो इसका इतिहास है वो जान लेते हैं। किसी चीज़ को जब अपन पढ़ते हैं ना तो उसका इतिहास जानना जरूरी होता है रे, जानना इसलिए जरूरी होता है, फिर हम समझ सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। चलो देखो, इसके बारे में पूछ भी सकता है एग्जाम में, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो शब्द है इसके बारे में बात करें। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था, ये सबसे पहला प्रश्न उठता है और ये प्रश्न आ भी सकता है। तो अपने पास एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है इरेटोस्थेनीज। क्या नाम है भाई? इरेटोस्थेनीज नाम है इनका। अगर मैं जीवन काल बताऊं तो 276 ईस्वी से यानी से 194 ईस्वी पूर्व हुए हैं भाई। ये कब हुए हैं भाई? ईस्वी पूर्व हुए हैं, ये इनका जीवन काल रहा है। इन्होंने क्या है, अपने भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अब याद रह जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। अब बात करते हैं ये जो शब्द है भूगोल, ये अपने पास अंग्रेजी के, ये जो भूगोल शब्द है ये अंग्रेजी के अपने पास जियोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। क्या है भाई? जियोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। अब बात करें अपने पास इस जियोग्राफी की, तो ये जो जियोग्राफी है ये आप लोगों के पास दो शब्दों से खुद बना है भाई। क्या बना है? इसके दो शब्द कौन से हैं? इसका होता है जियो और ये प्लस और ग्रेफोस, ये दो शब्द हुए हैं अपने पास, इनसे मिलकर ये बना आप लोगों के पास, है ना। जियो और ग्रेफोस दोनों शब्दों से मिलकर बना है। ये भी पूछ सकता है कि जियोग्राफी शब्द है वो किन से मिलकर बना है, तो ये ध्यान में रखना, ग्रेफोस है, ध्यान रह जाएगा, मुझे पता है। अब बात करें सर इनका क्या अर्थ होता है ना, इसका अर्थ बताऊं तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्णन। क्या होता है? वर्णन होता है। तो आसान भाषा में मैं बताऊं, भूगोल शब्द जो अपने पास है इसका क्या अर्थ होता है? इसका होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन करना, ये होता है अपने भूगोल शब्द का अर्थ। तो ये अपने पास इस शब्द का इतिहास मान लो, इसकी जानकारी मान लो, इसमें से प्रश्न पूछ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए याद रखना जरूरी है। अब इसके बारे में छोटी सी बात और बताएं, जो अपन ने शब्द पढ़ा है, जो अपन पढ़ रहे हैं भूगोल, इस भूगोल के बारे में एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भाग हैं इसके, ये भी जानना जरूरी है। तो देखो, इसको अपने पास दो भागों में बांटा गया है, दो कैटेगरीज में, दो भागों में बांटा गया है ना। दो भाग हैं इसके, या मैं लिख देता हूँ दो भाग है भाई। भूगोल के कितने भाग हैं? दो भाग हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। भूगोल के कितने भाग? दो भाग। सर कौन कौन से, वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ नंबर 1 की, तो वो आता है नंबर 1 पे आपके पास भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल आता है। अब भौतिक भूगोल के बारे में बात करें तो ये हमने कक्षा 11 में पूर्णतः बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लिए हैं, तो इसमें मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है।
समझ में आया? इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में अपने प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न आते तो मैं इसके बारे में भी चर्चा करवा देता, लेकिन छोटी सी बात बता देता हूं, भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी जिसको हम कहते हैं, किसका अध्ययन करती है? अगर मैं बात करूं इसके बारे में, किसका अध्ययन करती है, तो ये पृथ्वी पर उपस्थित सभी फिजिकल रूप से उपस्थित से फिजिकल वस्तुएं कर देता हूं ना, वस्तुएं जो भी हो, जैसे इसमें पहाड़ आ सकता है, नदी आ सकती है, अपने पास धरातल आ सकता है, अपने पास चट्टानें आ सकती है, अपने पास झीलें आ सकती हैं, कुछ भी जिसको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, वो अपने पास क्या होती है? फिजिकल होती है, भौतिक रूप से उपस्थित है। हर चीज का वर्णन क्या करती है? भौतिक भूगोल करती है। तो फिजिकल वस्तुएं कर देता हूं ना, वस्तुएं नहीं, वस्तुओं करते हैं भाई, हाँ वस्तुओं करेंगे, है ना, वस्तुओं, इससे आपको थोड़ा सा ध्यान में रह जाए, वस्तुओं का अध्ययन। अब ये चीज है ना, अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ ली है, तो ये मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा भाई। अब बात करते हैं सर दूसरी कौन सी है? हाँ, ये प्रश्न आपका अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा ये प्रश्न आप लोगों का। दूसरी कौन सी है? दूसरी है आप लोगों के पास मानव भूगोल। क्या आती है? मानव भूगोल आता है भाई, मानव भूगोल। सर मानव भूगोल में क्या होता है? तो मानव भूगोल में प्राणियों का अपने पास वर्णन किया जाता है कि प्राणी कहाँ से आया है, क्या इसका इतिहास रहा है। सर वो तो इतिहास में पढ़ते हैं, बिल्कुल इतिहास में हम केवल उसके बारे में, इतिहास के बारे में जानते हैं, इसके बारे में उसका कारण भी जानते हैं ना, चिंता मत करो। तो मानव भूगोल जो है, इसमें हम मानवों का वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में ना, कि मानव जो प्राणी है, यानी उसके जो संस्कृति है, सिविलाइजेशंस है, यानी जो अपनी सभ्यताएं हुई है, उनके बारे में हम क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। और ये अपने पास कक्षा 12 में चल रही है, तो ये आप लोगों को पढ़ा दिया गया है और अब मैं आप लोगों को इसका रिवीजन भी करवा रहा हूँ, है ना। तो ये कक्षा 12 में है आप लोगों के पास, तो इसके बारे में चिंता मत करो, इसके बारे में हर चीज़ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, हर चीज़ हम समझने वाले हैं। ये अपने पास इसका और अपने पास इसका थोड़ा सा जो इतिहास था उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब चलते हैं अपने पास इस चैप्टर की तरफ। अगर बात करें अपने इस चैप्टर के बारे में, तो हम कौन सा भूगोल पढ़ने वाले हैं? मानव भूगोल पढ़ने वाले हैं। तो मानव भूगोल के बारे में देखो, छोटी सी बातें बताता हूं मैं आप लोगों को। क्या है? मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर है भाई। अब भौतिक भूगोल क्या है भाई? देखो मैं बता देता हूं। कोई पूछे कि सर मानव भूगोल क्या है ना, मानव भूगोल क्या है, कोई पूछे, प्रश्न आ जाए मानव भूगोल क्या है, तो आपको बताना भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। यानी कहने का मतलब भौतिक पर्यावरण जो अपने आसपास के क्षेत्र में जितना भी है, जैसे अपने पास वातावरण कैसा है, अपने पास तापमान कैसा है वो, और सामाजिक और सांस्कृतिक हमारा सामाजिक परिवेश कैसा है, हमारी संस्कृति क्या है, उनके बीच का जो अंतर आता है वो मानव भूगोल होता है। इतना याद रह जाएगा। तो ये इसकी एक परिभाषा सी हो गई। अध्ययन करता है जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। इसका मतलब है ये जो मानव अपने पास ये जो संबंध है, ये अपने पास भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच का अंतर है, और ये मानव द्वारा एक दूसरे के साथ संपर्क में आने से बनाया जाता है। सर ये कैसे होता है? मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप वहाँ जयपुर में रहते हो, तो आपकी जो भाषा है, आपके रहने का जो तरीका है वो मेरे से मैच नहीं होता है। तो हम दोनों के बीच में अगर मैं कहूँ कि एक नवलगढ़ का लड़का और एक जयपुर की लड़की की शादी करवा देते हैं, तो जो उनसे जो उनका परिवार बनेगा वो अपने पास क्या पारस्परिक संबंध बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। बस वही ये बात समझा रहा है। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना मानव भूगोल के बारे में। हाँ सर याद रहेगा, बिल्कुल ठीक है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। देखो मानव भूगोल के बारे में बात करें तो मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के, अब मनुष्य कौन? हम हैं। हमारे पीछे चारों तरफ के जो अपने पास ये घेरा है ना, पर्यावरणीय जो घेरा है उसको क्या कहते हैं? जलवायु। हाँ, जो जलवायु घेरा है, जलवायु का जो घेरा है वो पर्यावरण होता है, और इनके बीच जो संबंध होते हैं, मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो संबंध होते हैं उसका बोध भी मानव भूगोल ही करवाता है। यानी कहने का मतलब है हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है उससे हमारा कैसा संबंध है, उन संबंधों के बारे में वर्णन कौन करता है? मानव भूगोल करता है। तो मानव भूगोल के बारे में 2 तथ्य आप लोगों के पास याद रखने हैं। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं और क्या आता है।
और बात करें तो क्या है, भूगोल की इस शाखा, भूगोल की अपन जो शाखा पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल का अध्ययन है वो 19वीं सदी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट बात है भाई। क्या है ये जो मैं बता रहा हूं ना, इनको ध्यान में रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इनको ध्यान में रखना है। ये 19वीं सदी में शुरू होता है भाई। क्या है, मानव भूगोल का अध्ययन है वो 19वीं सदी के अंत में चार्ल्स डार्विन नाम याद रखना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, क्या थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी अपने पास प्रजातियों की उत्पत्ति, हिंदी में लिख देता हूं मैं ना, क्या क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है प्रजातियों की उत्पत्ति। अब ये प्रजातियों की उत्पत्ति नामक जो किताब है, किसकी है ये किताब, ये किताब अपने पास चार्ल्स डार्विन की, और ये कब लिखी गई थी, 19वीं सदी के अंत की बात बता रहा है कि प्रकाशन के समय हुआ था भाई। क्या हुआ था, मानव भूगोल की इस शाखा की बात कर रहा हूं भाई, ये मानव भूगोल है ना, इसका अध्ययन की बात कर रहा हूं, 19वीं सदी के अंत में अपने पास क्या, चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति, इसके प्रकाशन के समय हुई। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी हुई। क्यों बढ़ी, चलो मैं बता देता हूं। अपने पास हम इतिहास जानते हैं, हम कहीं गए भाई, कालीबंगा ही गए आप घूमने के लिए, हनुमानगढ़ गए ये आप लोग है ना, हनुमानगढ़ गए भाई आप लोग, और हनुमानगढ़ जाने के बाद में आपने वहां पे देखा कि यहाँ पे कालीबंगा भी है। अब वहां पे जाते हो तो पुराने जमाने की चीजें देखते हो, आपकी रुचि बड़ी बढ़ती है, अरे ऐसे भी बर्तन वो यूज होते थे उस जमाने में, है ना, ऐसे भी काम आता था, है? उस जमाने में ऐसा हुआ करता था, तो वो अपनी क्या होती है, जिज्ञासा बढ़ती है। तो इसके कारण क्या वहां पे जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। अब अपने पास एक भूगोलवेत्ता हुए हैं रेटजेल, नाम याद रखना भाई इनका, है ना, रेटजेल का नाम याद रखना, कौन है, रेटजेल, बिल्कुल सर याद रखेंगे, आपने बता दिया। के अनुसार मानव भूगोल, याद रखना, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के में क्या कहा है रेटजेल ने, इन्होंने कहा है, रेटजेल जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, याद रखना, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, हाँ याद रख लेंगे, बिल्कुल रखेंगे सर, हाँ तो याद रखना कौन है, रेटजेल हैं सर, कौन भाई, ये रेटजेल हैं, याद रह जाएगा, हाँ बिल्कुल रह जाएगा सर। ठीक है, आगे बात करते हैं, का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक, अब इन्होंने एक किताब भी लिखी है भाई, रेटजेल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो रेटजेल ने जो पुस्तक लिखी है वो मैं बता देता हूं, एंथ्रोपजियोग्राफीज, ये अपने पास क्या है, इनकी किताब का नाम है जो रेटजेल ने लिखी है। अब मैं पूछूं कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर रेटजेल को कहा जाता है, लेकिन मैं ये पूछूं कि अपने पास मानव भूगोल की शाखा का अध्ययन कब शुरू हुआ, तब आपको 19वीं सदी में बताना है, कौन सी पुस्तक के प्रकाशन से, तो आपको बताना है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके लेखक कौन है या किसके द्वारा प्रकाशित की गई, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रकाशित की गई, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या है, मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है, अपने पास इस किताब में लिखी गई बात है, क्या लिखा है कि अगर मानव को अपना जीवन स्थापित रखना है, मानव को अपना विकास करना है, तो ये जरूरी है कि वो अपने पर्यावरण के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखे। इसकी परिभाषा थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, सुनना जरूरी है मेरी बात। हमारे चारों तरफ का वातावरण है बड़ा ही शानदार है भाई, हवा आ रही है बड़ी ताज़ा हवा, अपने पास क्या है, बिल्कुल फ्रेश हवा चल रही है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। एक दिन क्या हुआ कि हमने उसको काट दिया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया, हमने जंगल काट दिए, पेड़ पौधे सारे काट दिए, फैक्ट्री लगा दी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या धुआं धुआं हो गया, फैक्ट्री से पॉल्यूशन फैलेगा। अब पॉल्यूशन फैलेगा तो हमारा पर्यावरण बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल बिगड़ेगा। अगर हम उस पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम उस पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो गारंटीड है कि हमारा जीवन ज़्यादा नहीं चलने वाला है, ये 100% बात है। इसलिए ये बात अपने ध्यान में रखनी है, मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर वातावरण सही रखोगे, अगर हम वातावरण का ध्यान रखेंगे तो वातावरण हमारा ध्यान रखेगा। इतनी बात आ गई होगी समझ में, हाँ सर आ गई, बिल्कुल। चलो फिर आगे बताते हैं। एलन सी सेप्पल के अनुसार मानव भूगोल, अब एक और भूगोलवेत्ता हुए हैं, इनका नाम मैं बताऊं तो वो क्या है, एलन सी सेप्पल के अनुसार मानव भूगोल की बात करें तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांवों, शहरों, सड़कों, रेल नेटवर्क आदि और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। देखो ये तो बात इन्होंने बता दी भाई कि भौतिक पर्यावरण क्या होता है। भौतिक पर्यावरण मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था सर, मैंने ये बताया था वो हर वो वस्तु जो अपने फिजिकल रूप में उपस्थित है,
तो उन सभी फिजिकल वस्तुओं का प्रयोग करके इंसान ने क्या बना लिया भाई, इंसानों ने क्या गांव बना लिया अपने, बोले ये मेरा गांव। तो गांव का जो पृथ्वी धरातल रूप में है तो उस पर हाँ ये परिक्षेत्र बना लिया, बोले ये मेरा गांव है, ये गांव बना लिया। बाद इस गांव में एक बड़ा आदमी आया, उसने कहा नहीं ये शहर मेरा और इसमें ये गांव मेरे हैं। बाद आया शहरों का हुआ, उसके बाद में बोला कि इस गांव से इस गांव में जाने के लिए हमें रास्ते की भी आवश्यकता पड़ेगी सर। रास्ते की आवश्यकता पड़ेगी तो लोगों ने सड़कें निर्माण कर ली भाई, पत्थरों का यूज करके, कुछ न कुछ यूज करके। तो जिनको यूज किया वो फिजिकल रूप से उपस्थित थे, भौतिक रूप से उपस्थित थे। मैं फिजिकल बोल रहा हूँ, शारीरिक रूप से बोल रहा हूँ, चिंता मत करो। तो वो अपने पास रास्ते बना लिए। उसके बाद में रेल नेटवर्क, अब आवश्यकता पड़ी तो लोहा काम में लिया। लोहा काम में लेके इन्होंने लंबे मार्ग तक, अब इस शहर से इस शहर में आने के लिए सोचा कि अरे अपने पास तो ये तो बहुत लंबा पड़ गया, तो फिर हमें जल्दी मार्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इन्होंने रेल मार्ग का निर्माण कर लिया आदि। एंड भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों का मानव द्वारा बनाया गया भाई। कहने का मतलब हर वो चीज जो अपने पास फिजिकल रूप में उपस्थित है, इसका उपयोग करके इंसान ने वो हर चीज बना ली जो उसके काम आने वाली है। तो ये बात कही है। अब देखो एलन सी सेपल, अब ये कौन है भाई, इसके बारे में बात करें तो ये आपके पास रेटजेल की अमेरिकन शिष्या है भाई। क्या है, एलन सी सेपल कौन है, अमेरिकी शिष्या है भाई, यानी एक महिला थी जो कि रेटजेल की शिष्या थी। इन्होंने क्या किया भाई, मानव भूगोल अस्थिर, यानी मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। यानी पहले जो लोग थे वो अपने अपनी परिभाषा बताते थे भाई, इसमें अपने पास इससे पहले हमने अलग परिभाषा पढ़ ली। अब ये क्या कर रही है एलन सी सेपल, वो कह रही है कि मानव भूगोल जो है वो क्या अपने पास पढ़ता है, अध्ययन करवाता है तो अस्थिर पृथ्वी। सर अस्थिर पृथ्वी का मतलब, पृथ्वी अस्थिर इसलिए है क्योंकि चलनमयन है और वहाँ पे अपने पास कहाँ पर कुछ बदलाव हो रहे हैं, कहीं पर कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो ये बता रही है। और क्रियाशील मानव, और क्रियाशील मानव कौन है, मानव अपने पास हम तो बिल्कुल प्राणी ऐसे हैं जो हर काम करते हैं, हमें तो लत पड़ी है कि इस प्रकृति के इस क्षेत्र के साथ क्या किया जा सकता है, हमें तो आदत है, हाँ हम तो पैदा इसलिए हुए हैं रहे। तो इन दोनों के बीच के जो बदलते जो रिश्ते हैं उनका बोध कराने के लिए पर्यावरण भूगोल, जो मानव भूगोल है वो उन्हीं का अध्ययन करवाता है। ये किसने कही, एलन सी सेपल ने कही थी। ये कौन है, रेटजेल की अमेरिकन शिष्या थी। इतना आ गया समझ में, हाँ सर। तो एलन सी के बारे में याद रखना, एलन सी सेपल के बारे में। नेक्स्ट बात करें तो जो भौतिक भूगोल है उसकी दूसरी शाखा, उसके बारे में छोटी सी बात बता देते हैं, इसका ज्यादा अध्ययन नहीं करने वाले हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानना जरूरी है कि अपने दो भाग पढ़े ना भूगोल के, भौतिक भूगोल भी जानना जरूरी है। देखो भौतिक भूगोल के बारे में बात करें तो क्या है, भौतिक भूगोल, यहाँ पे फिजिकल वो लिखना था भाई अंग्रेजी में ना, तो कोई बात नहीं, फिजिकल जियोग्राफी तो इसको छोड़ देते हैं एक बार। भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम 11वीं में पढ़ के आए हैं। महत्वपूर्ण शाखा क्यों है इसके बारे में, जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, जो मैंने बताया है अभी आप लोगों को, भौतिक स्वरूप हर वो चीज जो अपने किसी न किसी रूप में, जिसको हम छू सकते हैं के रूप में उपस्थित है, उसे अपन क्या कहते हैं, भौतिक रूप स्वरूप कहते हैं, का अध्ययन किया जाता है। बता दिया अभी। यह धरातल पर अलग अलग जगह पर पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। यानी वही बात है जो मैंने बता दी भाई, हर वो चीज जो फिजिकल रूप से उपस्थित है उसका अध्ययन करवाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, या भौतिक भूगोल उनका अध्ययन हमें बताता है या सिखाता है। साथ ही ये भूविज्ञान, भूमि के बारे में विज्ञान, मौसम विज्ञान जो हमें मौसम की जानकारी देता है, जंतु विज्ञान जो जीव जंतु है उनका वर्णन करना, और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है भाई, अपन क्या पढ़ेंगे, भौतिक रूप में हम हर वो चीज़ पढ़ेंगे जो अपने फिजिकल रूप से उपस्थित है। अब मौसम विज्ञान, भूविज्ञान की बात करें, भूविज्ञान में भी हम क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी की चट्टानें जो हैं अपने पास सतह बनी है, इसके अंदर देखते हैं क्या चट्टानें हैं कि नहीं है, पढ़ते हैं इसके अंदर, उसके बारे में अध्ययन ये भी करता है, तो भूगोल भी, भौतिक भूगोल भी करता है। मौसम विज्ञान के बारे में, मौसम विज्ञान जो मौसम की जानकारी देता है तो वो भी यही जानकारी इसमें भी आता है, इससे जो बिल्कुल जुड़ा हुआ भाई, ये सीधी सी बात है। अगर बात करूं, इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती है। यानी कहने का मतलब इसकी जो शाखाएं हैं उनके बारे में अध्ययन है वो हमने 11वीं क्लास में कर लिया है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा वो जानकारी नहीं लेंगे भाई, ये अपनी 11वीं क्लास में हो चुका। तो मैंने कहा ना, केवल एक परिभाषा के रूप में ही काम में लिया है, बाकी हम आगे करने वाले हैं। अब बात करते हैं, देखो मानव भूगोल का इतिहास हमने पढ़ा है, मैंने आप लोगों को छोटी छोटी बातें बता दी है भाई। देखो मानव भूगोल का उद्भव मनुष्य और पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन
अनुकूलन, समायोजन और संशोधन के साथ शुरू हुआ भाई। इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मैं बात करूं इसमें से प्रश्न कैसे आ सकता है, तो आपके पास एक लाइन आएगी, उसके बीच में खाली स्थान आएगा और ऐसे आ सकता है, मानव भूगोल का उद्भव यहाँ पे हो सकता है मनुष्य और पर्यावरण के बीच, और यहाँ पे बातचीत या यहाँ पे अनुकूलन, ये स्पेस दे देगा ऐसे, और उसके बाद में समायोजन और संशोधन के साथ शुरू हुआ है। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पे आपको खुद को अनुकूलन लिखना पड़ेगा, तो लिख दोगे, अब याद रह जाएगी। नेक्स्ट है खोज की उम्र से पहले। खोज की उम्र से पहले यानी अपने पास मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल के बाद में इसका जो अध्ययन शुरू हुआ था, इससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ, यानी 19वीं सदी में हुआ था इसका प्रारंभ। अपने अभी तो पढ़ के आए हैं, है ना, चार्ल्स डार्विन ने अपने पास वो किताब अपनी पुस्तक प्रकाशित की, तभी तो हुआ था इसका। हाँ बिल्कुल हुआ था सर, बिल्कुल। देखो खोज की उम्र से पहले की बात करें तो विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी। हाँ, इसके बारे में छोटी सी बात समझाना जरूरी है भाई। पहले क्या था, हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्लोब है, इसमें ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे अलग देश है, यहाँ पे अलग देश है, ये अलग अलग बसे हुए पृथ्वी बसी हुई है अपने पास, है ना। चलो मैं आप लोगों को उसमें दिखाता हूँ मास, है ना। जैसे अपने पास एक बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में देखो क्या अपने पास, जैसे पृथ्वी अपनी है ना, अपना ग्लोब है, ये बिल्कुल है सर, अपनी है, बिल्कुल अपनी पृथ्वी है, हम इसको संभाल के रखेंगे, अपनी विरासत है, बिल्कुल विरासत है सर, संभाल के रखनी तो है। अब देखो इसके बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ। वो कह क्या रहा है वहाँ पे ये कह रहा है कि पहले इसकी खोज से पहले की बात बता रहा हूँ, तो लोगों के बीच में इतनी बातचीत नहीं होती थी। ये मान के चलो कोई लोग यहाँ पे बसे हुए, कोई लोग यहाँ पे बसे हुए, कोई लोग यहाँ पे बसे, अपन भारत यहाँ पे बसा हुआ है। अब इनके बीच में क्या हुआ कि संबंध आपस में स्थापित नहीं हुए थे, है ना। इनके बीच में क्या है, आपस में बातचीत नहीं होती थी, समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, यानी इतना कुछ था नहीं भाई वहाँ पे, ये बता रहा है वहाँ पे, है ना। तो ये बात अपन कर लेते हैं, क्या ये यहाँ पे अपन कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, बहुत कम बातचीत हुई। लेकिन अगर मैं बात करूँ 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी जो 15वीं शताब्दी है इसके उत्तरार्ध में, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ 1499 के आसपास की बात बता रहा है, या 1450 के बाद का जो क्षेत्र समय होता है 1499 तक, ये 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल होता है। अब इसमें क्या हुआ, में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई थी। यानी कहने का मतलब है अज्ञात जो मानव समाज थे, कैसे, जैसे मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पे कोई समाज बसा हुआ आप लोगों के पास, है ना, यहाँ पे बसा हुआ है। अब इसमें जो समाज बसा हुआ था इसके बारे में नहीं पता था, यहाँ पे कैसा समाज बसा हुआ ये नहीं पता था। तो फिर क्या हुआ कि अपने पास जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने भाई खोज भी नहीं करी। आदमी बिल्कुल कहते हैं ना, आदमी वो प्राणी है रे, आदमी वो जीव है जिसको जक नहीं पड़े कि वहाँ पे क्या हो सकता है। हाँ, भट्ठे से आगे देखना जरूरी है, क्योंकि मानव का दिमाग है, सबसे बड़ा दिमाग है। तो मानव का जो दिमाग है वो निठला नहीं रुकता है, खाली दिमाग शैतान का कर। तो बस मन आया कि हाँ, और वहाँ चल के देखते हैं क्या है। तो वही बात ये हुई कि अपने पास जानकारी प्राप्त की इन्होंने, यात्रियों द्वारा अन्वेषण में मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाजों के साथ बातचीत की। यानी कहने का मतलब है एक समाज अपने पास क्या हुआ, जैसे अपने पास यहाँ पे चलते हैं, अपने भारत के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, है ना, ये बता देते हैं, इसमें आपको आसानी से समझ में आने वाला है। कैसे आएगा सर, देखो ये मान के चलो हम राजस्थान में यहाँ पे हैं, यहीं पे, और एक अपने पास यहाँ पे बिहार में, पटना में, यहाँ पे देख लो बिहार में यहाँ पे है। अब क्या हुआ, इनके बीच में इतनी वो थी नहीं, तो क्या हुआ कि इस यहाँ पे जो समाज है अपने पास, यहाँ पे जो समाज है उसकी क्या संस्कृति है, संस्कृति का मतलब वो रहन सहन कैसे करते हैं, और एक अपने राजस्थान में है तो यहाँ पे जो समाज है उसका रहन सहन कैसा है ना। ये बात सारी अपन क्योंकि इसमें सीखनी, यहाँ पे जो समाज है इसका रहन सहन कैसा है, रहन और सहन कैसा है। तो फिर अपने पास क्या हुआ, ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, खोजबीन करते आपस में ना, चर्चा करते हैं, फिर पता चलता है, अरे एक आसान भाषा में बताओ, अरे तेरा नान्ने राम तो यार बढ़िया कपड़ा को नहीं पहरा, कैसा आपका पहरा कपड़ा, वो उनकी संस्कृति है। अरे यार जैसलमेर का तो जाओ ना, तो आज भी धोती कुर्तो पहनना है, अपने तो नहीं पहनते वो हो। तो फिर ये लोगों के अंदर क्या जाएगी भाई, जो जिज्ञासा जाएगी। तो ये बात क्या हुआ कि बातचीत शुरू कर दी समाज में, और इसके बाद में क्या हुआ कि इसके साथ नए दृष्टिकोण, कल्याणकारी और मानवतावादी विचारधारा, विचार के कट्टरपंथी स्कूल और विचारधारा के व्यवहार विद्यालय की तरह भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब नया दृष्टिकोण आया भाई। अब कैसे हुआ, एक राजस्थान का आदमी बिहार के आदमी से मिला, बिहार का आदमी है वो आया, अरे राजस्थान में तो लोग बहुत पढ़ते हैं, हम भी पढ़ेंगे, अरे राजस्थान में तो लोग उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, हम भी करेंगे। आपस में ऐसे लेकर ज्ञान और वो कह रहे हैं कि बम पर चल रहे हैं अपने पास, है ना। आज देख लो, बस यही कारण है अपने पास जो हथियार बने थे, परमाणु
हथियार जो बने थे इसका मुख्य कारण यही था, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। इसके उपक्षेत्र कौन से, क्षेत्र कौन से हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। क्षेत्र और उपक्षेत्र पूछ सकता है, प्रश्न आ सकता है 100%। देखो सबसे पहले बात करते हैं क्या है, मानव भूगोल प्रकृति में अंतर अनुशासनात्मक है। ये लाइन याद रखनी है भाई आप लोगों को, मानव भूगोल में प्रकृति में अंतर अनुशासनात्मक है। तो यहाँ पे आपके पास खालिस्तान आ सकता है, इसमें दो राय ही नहीं है रे। ये शब्द आपको क्या है याद रखना है। क्यों याद रखना है, इसका इसलिए याद रखना है क्योंकि ये शब्द पूछ सकता है, यानी ये लाइन आ सकती है और इस लाइन में आपके पास ये खालिस्तान दिया हुआ हो सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और सामाजिक विज्ञानों में अन्य बहन विषयों के साथ विशाल संबंध विकसित करता है। सर ये अन्य बहन विषय कौन से होते हैं, सर बहन विषय मैं बता देता हूं कौन से होते हैं। बहन विषय वो होते हैं, सामाजिक जो विज्ञान है उसमें हम नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें अपन राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, उसमें हम इतिहास पढ़ते हैं, उसमें अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उसमें अपन भूगोल पढ़ते हैं। यानी ये बहनें हैं भाई, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा जो है ना, उसमें ये भी अपने पास क्या है, अपने पास इसकी बहनें हैं के साथ विशाल संबंध स्थापित करता है, विकसित करता है। लेकिन ये जो लाइन है आपको याद रखनी है। इसके बाद मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र में पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों के हर पहलू की व्याख्या करते हैं। अच्छा, मानव भूगोल के क्षेत्र में बात करें अपने पास कि सर मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा सर हमें। तो मानव भूगोल में हर वो चीज़ पढ़ाई जाएगी, पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों के हर पहलू की व्याख्या, यानी मानव कैसे रहता है, मानव ने अपना विकास कैसे किया है, मानव से क्या नुकसान हो रहा है, मानव क्या खुद का नुकसान कर रहा है, क्या अपने प्रकृति का नुकसान कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम मानव भूगोल में ही पढ़ते हैं। याद रह जाएगी, हाँ सर बिल्कुल याद रह जाएगी। चलो फिर आगे अच्छा पढ़ते हैं मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र। हाँ, इसके बारे में छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, है ना। थोड़ी सी लिखवाएंगे नहीं इसमें अपन, मैं एक एक पंक्ति में बता देता हूँ, उसके बाद में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना केवल रिविजन करेंगे हम, है ना। देखो सांस्कृतिक भूगोल क्या होता है, अगर मैं बात करूं अपनी सांस्कृतिक भूगोल की, तो संस्कृति में क्या आता है, संस्कृति में अपने पास वो चीज आती है कि मनुष्य कैसे रहता है, मनुष्य कैसे कपड़े पहनता है, मनुष्य कैसी भाषा बोलता है, मनुष्य का रहन सहन कैसा है, वो सारी बातें अपने पास किस में आती है, संस्कृति में आती है। सांस्कृतिक भूगोल में हम उसका अध्ययन करते हैं। बात करें अपने पास सामाजिक भूगोल में, तो सामाजिक भूगोल में क्या पढ़ाया जाता है सर, तो सामाजिक भूगोल में एक समाज जो है उसका निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है, समाज में कैसे लोग रहते हैं, समाज के नियमों की कैसे पालना करते हैं, वो सारी चीजें हम सामाजिक भूगोल में पढ़ते हैं। यानी समाज का निर्माण क्यों आवश्यक था, समाज का निर्माण करने के बाद में क्या हुआ है, सामाजिक निर्माण की क्या फायदे, समाज निर्माण के क्या फायदे हैं, वो सारी चीजें अपने सामाजिक भूगोल में आती है। इतनी आगे समझे, हाँ सर आ गई। अब बात करते हैं नगरीय भूगोल, बात करते हैं। देखो नगरीय भूगोल क्या होता है, देखो नगर का मतलब होता है शहर। अब एक शहर अपने पास, इसमें क्या करते हैं कि शहर का जो निर्माण है, शहर का निर्माण कैसे होता है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बातें जो भी होती है अपने पास वो इसमें पढ़ते हैं, नगरीय भूगोल में पढ़ते हैं। कि लोग नगरीय भूगोल में ये भी पढ़ते हैं कि शहरों की तरफ जनसंख्या क्यों ज़्यादा जा रही है, ग्राम जो अपने गांव हैं वो खाली हो रहे हैं, अब गाँव से जनसंख्या वो शहरों की तरफ भाग रही है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, नगरीय भूगोल में पढ़ते हैं। उद्योग धंधे हैं वहाँ पे, उनके बारे में भी अपन उसी में पढ़ते हैं, हर एक चीज़ उसमें पढ़ते हैं अपने। याद रह जाएगा, हाँ सर बिल्कुल। जनसंख्या भूगोल में क्या पढ़ते हैं, अगर जनसंख्या भूगोल की मैं बात करूं तो जनसंख्या भूगोल में हम जनसंख्या के बारे में वर्णन करते हैं। आगे आने वाली है थोड़ी अपन बातें पढ़ने वाले हैं, जो अपना दूसरा चैप्टर है उसमें अध्ययन करवाऊंगा, इसका चिंता मत करो। तो इसमें केवल अपन जनसंख्या कहाँ से प्रारंभ हुई थी उसके बारे में, उसकी कितने अपने पास जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, कहाँ की जनसंख्या नगण्य है, कहाँ की जनसंख्या अपने पास बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी बातें अपन कहाँ पढ़ेंगे, वो अपन इसमें पढ़ते हैं। अच्छा राजनीति भूगोल में क्या पढ़ाओगे सर, अच्छा राजनीति भूगोल में चलो अभी बता देते हैं, राजनीति भूगोल में क्या पढ़ाएंगे। राजनीति भूगोल में ये पढ़ाएंगे कि अपने पास ये जो अपने ये सीमा है, भारत की जो सीमा है, ये किसकी सीमा है, ये भारत की सीमा है सर। चलो ठीक है, इससे अपने पास क्या है, ये भारत की सीमा हो गई, यहाँ पे
हाँ सर, तो ये क्या है, ये अपना राजनीतिक क्षेत्र है भाई, है ना। तो इस सीमा के बाहर इधर अपन नहीं आएंगे, ये पाकिस्तान आ जाता है, इधर बात करें तिब्बत आ जाता है, ये चीन आ जाता है। तो ये सारे अपने पास क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में आ जाता है कि भाई ये परिक्षेत्र हमारा है। तो इनका अध्ययन, इस सीमाओं का अध्ययन जो करते हैं वो अपन किस में करते हैं, वो हम राजनीतिक विज्ञान में, राजनीतिक भूगोल में करते हैं। तो ये हो जाएगा। अब आपको इसे राजनीति विज्ञान में, राजनीति विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, हम पूरे क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा शासन चलता है। इसमें केवल हम वो जो सीमाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आती है आवास भूगोल। आवास भूगोल क्या होता है, आवास भूगोल में केवल ये बताया जाता है कि इंसान ने अपना घर कैसे बनाया, जो अपने पास प्राणी हैं इस पृथ्वी पे वो कैसे अपने पास रहते हैं, है ना, घर बना के रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। पहले मनुष्य ने झुग्गी झोपड़ियों में रहना शुरू किया, पहले जंगलों में रहते थे, फिर पेड़ों पे रहते थे, फिर उन्होंने झुग्गी झोपड़ियाँ बनाना शुरू की, फिर उन्होंने पक्के मकान बनाना शुरू किए। वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल में हम पढ़ते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने पास धन की व्यवस्था कैसे करता है, अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को, यानी उसकी आर्थिक मतलब जो उसका जो वित्तीय व्यवस्था से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये आपके पास मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, इनको याद कर लेना भाई। कितने हैं, 6 प्रमुख क्षेत्र हैं भाई। हाँ बिल्कुल याद रख जाएगा सर। ओके चलो फिर आगे मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र। अभी उपक्षेत्र क्या होते हैं, उपक्षेत्र ये होते हैं जो अपने पास मुख्य क्षेत्र है, वो तो ये आगे इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये उपक्षेत्र आते हैं। क्या होता है, व्यवहारवादी भूगोल। व्यवहारवादी भूगोल में क्या करते हैं, यानी कहने का मतलब हर वो चीज़ जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं उसका व्यवहार कैसा है, उसका नजरिया कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका अध्ययन अपन इसमें करते हैं। सामाजिक कल्याण का भूगोल। इस भूगोल में हमें क्या करते हैं कि समाज का विकास कैसे किया जा सकता है, समाज का विकास कैसे किया जाएगा, समाज में लोगों के साथ कैसा नजरिया होना चाहिए, वो सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं। यानी जितने भी कल्याणकारी कार्य होते हैं जिससे कि हर चीज़ का फायदा हो, जैसे इंसानों का फायदा कैसे होगा, समाज का फायदा कैसे होगा, वो सारी बातें अपन इसमें पढ़ेंगे। सांस्कृतिक भूगोल के बारे में मैंने बता दिया क्या पढ़ेंगे, मनुष्यों का रहन सहन पढ़ेंगे। ऐतिहासिक भूगोल जो इतिहास के बारे में जानकारी देता है वो भूगोल होता है। चिकित्सा भूगोल क्या होता है, अपने पास चिकित्सा से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित, दवाइयों से संबंधित जो बातें हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। लिंग भूगोल क्या होता है सर, लिंग भूगोल में हम मानव में उपस्थित लिंग यानी स्त्री और पुरुष के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसके बारे में ये अपने पास लिंग भूगोल होता है। तो अपने पास क्या है, ये अपने पास 6 क्या हो गए, उपक्षेत्र हो गए, और 6 ही आप लोगों के पास प्रमुख क्षेत्र हो गए हैं। तो इनको याद रखना। ये आ सकता है कि कौन सा उपक्षेत्र नहीं है और कौन सा उपक्षेत्र है, ये हो सकता है। इसके बारे में ये पूछ सकता है कि इसमें से 3 ऑप्शन इसमें से दे दिए, 1 ऑप्शन इसमें से दे दिया, और कह दिया कि कौन सा प्रमुख क्षेत्र नहीं है। प्रश्न अगर नहीं बना हुआ है तो मैं देखूंगा, बनाया हुआ है वैसे मैंने प्रश्न बहुत बनाए हैं। अब देखो आगे चलते हैं, ये हो गया। के बाद में पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी अपने पास कुछ संप्रदाय हुए हैं अपने पास, उनके बारे में बात कर लेते हैं भूगोल में। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पर्यावरणीय निश्चयवाद, जो संप्रदाय है इसके बारे में। ये क्या बताता है, जो निश्चयवाद है वो किसके बारे में अध्ययन करता है, क्या बातें बताता है हमें भूगोल के बारे में, जानना जरूरी है। देखो मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के साथ अनुसार ही जीवन जीता था। तो सबसे पहले तो जो निश्चयवाद है, प्रकृतिवाद है, सीधी बात यही है। ये क्या बताता है, ये जो संप्रदाय है वो ये बताता है कि मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। इसका मतलब मैं एक आसान भाषा में समझा देता हूँ कि पहले अपने पास जैसे आदि मानव के समय की बात बता देता हूँ कि वो कैसे प्रकृति अगर अपने पास बारिश ज़्यादा कर दी है तो पहाड़ी क्षेत्र पे चले जाते थे, बारिश कम हुई तो वो नीचे आ जाते थे। तो ये अपने पास प्रकृति के अनुसार ही जिया करते थे, प्रकृति जैसा उनको देती थी वो वैसे रहते थे, इसके अलावा कुछ बदलाव नहीं करते थे। जैसे जंगलों में रहते थे तो पेड़ पौधे लगते थे, उनके अपने पास फल लगते थे तो उनको खा लिया करते थे। इसके अलावा यानी कुछ कोई छेड़छाड़ नहीं थी प्रकृति के साथ। इसके बाद प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। चलो बहुत अच्छी बात है। कोई पूछे पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं, तो क्या होता है, प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। प्रकृति के अनुसार ढालना मतलब क्या होता है, चलो मैं बताता हूं।
प्रकृति के अनुसार ढालना क्या होता है, मैं ये बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूँ। अपना ये जो जैसलमेर क्षेत्र है, चलो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ना, अपन बात करते हैं अपने राजस्थान के बारे में ना। ये राजस्थान अपना, इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। यहाँ से अपना ये राजस्थान है और इस क्षेत्र में क्या होता है, ये जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक गुजरते हैं ऐसे, ये मान के चलो यहाँ पे अपने अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला के इधर चलें तो यहाँ पे अपने पास क्या रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जिसको अपन क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं ना, थार का मरुस्थल कहते हैं। और इस मरुस्थल में जो तापमान है वो अपने पास 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, 50 डिग्री तक पहुंच गया। अब ये जो 50 डिग्री है अपने पास है ना, 50 डिग्री तक तापमान अगर चला गया तो फिर लोग यहाँ से घर छोड़ के जाएंगे थोड़ी, चले थोड़ी जाएंगे रहे कि भाई हमारे यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, हम बारिश का मौसम आएगा तब आएंगे, ऐसे थोड़ी ना कर लेते हो। अपने यहाँ पे अगर बारिश ज़्यादा हो रही है, अरे बोले यहाँ पे बाढ़ आ गई है, हम चलते हैं यहाँ से, कहाँ जाओगे, कहाँ जगह कहाँ पे है आप लोगों के लिए। तो अगर फिर वो क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ पे अपने पास क्या है कि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो फिर मतलब तापमान ज़्यादा है, तो वो अपने शरीर को उसी तापमान के अनुसार ढाल लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसी को हम कह रहे हैं ढालने की प्रक्रिया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बता देता हूं जापान का, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। जापान में क्या होते हैं, भूकंप बहुत आते हैं, हाँ सर बहुत आते हैं, ये तो हमने भी पढ़ा है। जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं तो लोग अपने घर है उनको छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे, अपने देश को थोड़ी ना छोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे, जगह कहाँ पे बची है। तो फिर वो क्या करते हैं, जापान के लोग हैं वो अपने पास मजबूत घर बनाते हैं। मजबूत घर का मतलब लकड़ियों के घर है, मोस्टली जो घर है वो लकड़ियों से बनाया जाता है। जैसे भूकंप आए तो पत्थर वगैरह तो टूट जाते हैं, लकड़ियाँ अपने पास झूलने वाली होती है तो वो टूटती नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ये अपने पास जापान का है। तो ये अपने पास ये शहर को छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, अपने देश को छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, वो वहीं पर ही तो रहेंगे। तो बस यही प्रकृति के अनुसार ढालने को अपन क्या कहते हैं, निश्चयवाद कहते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान में रखना, अपने पास पक्का आ सकता है 100% कि निश्चयवाद किसे कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं। तो याद रखना प्रकृति के अनुसार ढालने को ही निश्चयवाद कहते हैं। अब निश्चयवाद कहते हैं। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा, बात वही आ जाती है रे। मानवतावादी विचारधारा क्या होती है, अपने पास जो संप्रदाय है, पहला अपन ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा है, पहला हमने पढ़ा पर्यावरणीय निश्चयवाद। दूसरा अगर हम बात करें तो मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा, ये क्या कहती है भाई, मानवतावादी विचारधारा क्या कहती है। देखो मानवतावादी विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना था। सीधी सी बात है, मानव का कल्याण, इंसान का कल्याण ही परम धर्म है इस विचारधारा के अनुसार। बस इतना सा कि मानव का कल्याण होना चाहिए, प्रकृति का कितना भी नुकसान हो जाए, बस ये बात इसकी है। इसके बाद सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों को जोड़ना था। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ था। याद रखना, मानवता विचारधारी, मानवता जो मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा है उसका अगर अपन बात करें उदय कब हुआ था, कब इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिए थे, तो अपने पास 1970 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो भाई मानवतावादी विचारधारा, इसके अंतर्गत आवास, मैंने बताया अभी आप लोगों को, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रश्न कैसे आ सकता है कि अपने पास आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान देने के लिए भूगोल की कौन सी विचारधारा आती है या कौन सी विचारधारा में अध्ययन करते हैं, तो मानवतावादी विचारधारा में अध्ययन करते हैं। अब याद रह जाएगा, हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा, क्यों याद नहीं रहेगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में यही इसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा के बारे में। ये और क्या बताता है, ये बताता है ये मनुष्य की केंद्रीय और क्रियाशील भूमिका पर बल देता है। ये क्या बताता है भाई, केंद्रीय और क्रियाशील। क्रियाशील क्या होता है मैं बता देता हूं। केंद्रीय का मतलब ये मनुष्य को केंद्र मानती है, इंसान को केंद्र मानती है और उसके कार्यों पर जोर देती है कि मनुष्य क्या कार्य करता है। वो सारी बातें किसके अंदर करते हैं हम, किसके अंदर करते हैं भाई, मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा के अंदर करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव और विषयों के कारण एवं निवारण पर ध्यान आकर्षित करता है। अब ये इसी विचारधारा में हम क्या करते हैं कि मनुष्य अपने पास समाज में क्या है कि समाज में अपने पास क्या हो रखा है, जैसे असमानताएं फैली हुई है, निर्धनता फैली हुई है, अभाव फैला हुआ है, ये जैसे बातें ना अपने पास, इनके ऊपर क्या करता है, ये ध्यान देता है भाई कि असमानताएं क्यों है भाई, निर्धनता क्यों है लोगों में, अगर बात करूं अभाव किसी चीज़ का,
कोई भी चीज़ का अभाव हो, पैसों का अभाव हो सकता है, घर का अभाव हो सकता है, धन का अनाज का अभाव हो सकता है, तो इस पे इनका कारण है, इनके कारण और निवारण के बारे में जानने की कोशिश करता है। ये अपने पास हो जाती है मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा। 4 पॉइंट है, चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो आगे बात करते हैं। आगे आता है आपका दूसरा संप्रदाय जिसको कहते हैं नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अभी किसके बारे में पढ़ा है हमने? अभी हमने पढ़ लिया है पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में, हमने अध्ययन कर लिया है। अब पढ़ लेते हैं नवनिश्चयवाद के बारे में। ये क्या कहता है भाई? ये भी अलग अलग भाई, जैसे अपने पास धर्म संप्रदाय नहीं होते क्या, वो अलग अलग अपनी बातें बताते हैं, वैसे ये अलग अलग अपनी जो धारणाएं हैं वो बताते हैं। तो इसके बारे में देखो बात करते हैं। नवनिश्चयवाद ये क्या कहता है? कहता है नवनिश्चयवाद की संकल्पना है ग्रिफिथ टेलर ने दी है। भाई याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाएगा 100% ये है। क्या है सर? ये है कि ये जो ग्रिफिथ टेलर है, ग्रिफिथ टेलर जो है, इन्होंने क्या दिया भाई? नवनिश्चयवाद की संकल्पना, यानी इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? वो ग्रिफिथ टेलर है। प्रश्न आएगा 100%। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इसके बाद द्वारा प्रस्तुत की गई यह दो विचार व्यक्त करता है। क्या दो विचार कौन कौन से? पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद। यानी जो अपने पास दो निश्चयवाद है, ये अभी आगे आने वाला है। ये हमने पढ़ लिया ना पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये हमने पढ़ लिया है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। इसके दोनों के बीच की कड़ी क्या होता है? ये अपने पास नवनिश्चयवाद होता है कि मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। मैंने बताया ना, इन दोनों के मध्य, याद रखना प्रश्न पूछ सकता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य क्या कौन सा जो निश्चयवाद है या कौन सा संप्रदाय है जो अपना क्या करता है? मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है, तो वो हो जाएगा नवनिश्चयवाद। याद रह जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल याद रहेगा। इसके बाद यह संकल्पना दर्शाती है कि न तो ये नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की अवस्था है। इसका मतलब जब अपन इसमें चलेंगे, किसमें चलेंगे? हम जब इसमें चलेंगे तो बताया जाएगा कि मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र है, आज़ाद है, किसी भी कर सकता है। अभी आएगा, बताऊंगा। देखो इसके बाद में ये क्या बताया? अभी ये बताया भाई अपने पास मनुष्य है वो प्रकृति पे पूर्णतया निर्भर है। तो ये कह रहा है कि इसकी ना तो ज़्यादा आवश्यकता है और ना ही स्वतंत्रता की ज़्यादा आवश्यकता है, इन दोनों के बीच की कड़ी है। तो यही बता रहा है कि आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता की भी जोर नहीं देता है, और नितांत स्वतंत्रता पे भी जोर नहीं देता है। इसके अलावा बात करें तो क्या है? इस संकल्पना के अनुसार, कौन सी संकल्पना है? ये अपने पास ये संकल्पना नवनिश्चयवाद जो है, इसके अनुसार अगर बात करें, क्या इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी करने का मतलब है इसमें ये जो अपने पास संकल्पना ये कहती है कि अपने पास प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहना है और अपने पास पूर्णतः आज़ाद भी नहीं रहना। तो ये क्या कह रहा है कि मनुष्य जो है ना, वो क्या कर रहा है? मानव प्रकृति के नियमों का, यानी मानव अगर प्रकृति के नियमों की पालना करेगा तो ही अपने पास क्या कर सकता है? प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, अन्यथा प्रकृति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। प्रकृति तब चाहे अपना विनाश कर सकती है। 100% है। ये तो अपने देख लिया, कोरोना में अपन ने देख लिया। इसके अलावा अगर अपन कोई सुनामी आती तब देख लेते हैं। तो ये बात अपने पास ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं नियतिवाद की। ये नियतिवाद क्या होता है? इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। अब इसके बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ। नियतिवाद का मतलब क्या होता है? भाग्यवाद, जिसमें कहते हैं अरे यार इसके भाग्य में ऐसा लिखा था, वो होता है नियतिवाद। अरे यार उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे तो उसके भाग्य में ऐसा लिखा था, है ना। अरे यार वो आदमी तो जल्दी गुजर गया, अरे यार उसका भाग्य इतना ही था। यही होता ना। अरे यार उसके पैसे चोरी हो गए, यार उसके भाग्य में नहीं लिखे थे पैसे। वो सारी बातें क्या होती है? वो नियतिवाद होती है भाई। क्या होती है? नियतिवाद होती है। और इसके अनुसार क्या होता है? मनुष्य कह रहा है कि मनुष्य का प्रत्येक काम जो होता है वो प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है, यानी प्रकृति मनुष्य से करवाती है ऐसा काम, ये मान रहा है। अब इसके बारे में देखो क्या कह रहा है? मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। बिल्कुल थे भाई। नियतिवाद की बात बता रहा हूं, ध्यान में रखना। नियतिवाद का ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि पुराने जमाने में ये माना जाता था कि जो प्रकृति, लगभग सभी जो कार्य होते हैं मनुष्य के, वो किसके द्वारा? प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित थे। नियंत्रित का मतलब होता है उनके अलावा वो काम ही नहीं कर सकते थे। आदि मानव पे चलते हैं। उस समय प्रकृति जैसा करती थी, उनको करना ही पड़ता था भाई, उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। लेकिन आज हम प्रकृति के खिलाफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा रहे हैं।
तो उस समय क्या होता था, वो प्रकृति के अनुसार करते थे। मैंने शुरू में बता दिया भाई कि यहाँ पे अगर पानी ज़्यादा आ गया तो वो उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी तरफ चल जाते थे, तो मजबूरी हो जाती प्रकृति के अनुसार रहना। तो ये था। अब उसके बाद देखो, रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन आदि नीतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। याद रखना भाई, बिल्कुल पूछ सकता है, 100% इसमें दो राय नहीं है। ये लाइन याद रखनी है आप लोगों को। रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट और हंटिंगटन, ये कौन है? ये अपने पास नीतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। इसके बाद में बात करें, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है, नीतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है। नीतिवाद में क्या होता है भाई कि मानव है, एक निष्क्रिय है, कोई काम नहीं करता है, प्रकृति उस पर जबरदस्ती काम करवाती है, बस यही है। जैसे कि मैं आप लोगों से करवाता हूँ, है ना, मैं आप लोगों के लिए प्रकृति हूँ, आप लोगों का आदेश वो आप लोग करते हो। इसके बाद देखो क्या है, उदाहरण बताएं इसका। क्या है कि निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, यानी निष्क्रिय तो समझता है, और क्या कहता है कि पर्यावरणीय जो कारक होते हैं, पर्यावरण में जितने भी अपने पास काम करवाने वाले जो तत्व होते हैं, कारक होते हैं, से प्रभावित होता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता, यहाँ पे कोमा भाई, है ना, कि जो आदिवासी है वो प्रकृति पर निर्भर करते हैं भाई, उनकी मजबूरी है वहाँ पे रहना, उसके अनुसार रहना, तो वो निष्क्रिय ही है वहाँ पे। बात करें किसानों की जलवायु पर निर्भरता, तो अब जो किसान है वो जलवायु पर निर्भर करते हैं। इतने दिन तक ये मान के चलो बारिश नहीं आती है तो किसान कहाँ पे खेती करता है। अभी देखो, मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ रे कहीं आप तो गुरुजी ट्यूबवेल लगा लेगा, मैं तो कुआं खुदवा लेगा। हाँ मुझे पता है रे, आप टेक्निकल जमाने के हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये क्या मानता है इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। अब ये क्या कर रहा है, किसानों की जलवायु पर निर्भरता रहती है, 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट है, जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन मानित थे, यानी करने का मतलब जलवायु के परिवर्तन के, जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन मानित थे, यानी जलवायु जैसा होगा वैसा ही शरीर थोड़ा मजबूत होगा। अब मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, जो अपने पहाड़ी क्षेत्र की तरफ होते हैं वो थोड़े क्या है, हाइट में छोटे होते हैं, और जो हमारे धरातल की तरफ होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, तो वो जलवायु के अनुसार ही है, जलवायु के अनुसार है, बिल्कुल है। तो ये सारी बातें क्या है, जलवायु पर निर्भर करती है। आगे की बात करें तो आगे क्या दे रखा है, संभववाद। क्या दिया हुआ है, संभववाद या संभावनावाद, यानी अपने कहते हैं ऐसी हो सकती है, ऐसे ऐसे घटना घटित हो सकती है, वो संभावनावाद होता है, जिसमें संभावना पे जाहिर होता है भाई, हर चीज संभावना पे बता दी जाती है कि ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, देखो, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने के लिए समर्थ है। क्या मतलब होता है, करने में समर्थ है भाई, संभावना है, परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसका बढ़िया एग्जाम्पल आजकल हो रही है कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा का मतलब क्या होता है कि अपने पास जेट से ना वो NO2 भेजे जाते हैं, उस गैस का भी ध्यान में नहीं है मेरे पास, लेकिन आप कृत्रिम वर्षा के नाम से गूगल पे सर्च करोगे तो सारी डिटेल आ जाएगी। तो इसका मतलब संभावना है इसकी, तथा प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर अपने पास ऊपर बादल हैं थोड़े से, उनमें अपने पास क्या है, वेटनेस है ना, वेटनेस है उसमें, तो कृत्रिम बारिश करवाकर हम उसका लाभ ले सकते हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो ये बात कह रहा है कि संभावना है कि ऐसा कर सकते हैं। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। जाहिर सी बात है भाई, जो आदमी प्रकृति पे निर्भर कर रहा है, बढ़िया एग्जाम्पल आया था अपने पास आदिवासियों का अभी थोड़ी देर पहले, आया था कि नहीं आया था? तो जब वो विकसित होंगे, जब वहां पे शिक्षा जाएगी, तो फिर वो क्या करेंगे, प्रकृति के विरोध में काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उनकी संभावना बन रही है भाई, वो अपना विकास कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो अपने पास प्रस्थान संभव है भाई, यानी स्वतंत्र रह सकते हैं। कहने का मतलब है, मैंने बताया कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है, ये बताया कि नहीं बताया अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अगर वही किसान आपके पास जलवायु, किसान की जलवायु पे निर्भरता बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, अगर मैं ये कहूँ कि किसान ने ट्यूबवेल बनवा ली, कुआं बनवा लिया, तो इसका मतलब है वो अपना विकास कर सकता है, स्वतंत्र हो सकता है प्रकृति से, ये संभावना बन रही है। आ रही है समझ में? हाँ सर बिल्कुल आएगी, अरे आने तो पड़ेगी, मैं जो समझा रहा हूँ। इसके बाद में क्या देखो, विडाल डी ला ब्लास तथा लुसियन फेले इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख थे। याद रखना भाई, क्या याद रखना है सर, ये याद रखना है, संभववाद और संभावनावाद के मानने वाले कौन थे, तो विडाल डी ला ब्लास थे और लुसियन थे, लुसियन फेले भाई, है ना, इनका नाम याद रखना, पूछ सकता है, एक गारंटी जो मैं बता रहा हूं वो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है संभावनावाद। क्या है, हाँ, संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है भाई, प्रकृति की तुलना में संभावनावाद प्रकृति, अब जाहिर सी बात है हम प्रकृति के अनुसार रहेंगे, ये मान के चलो,
मैं मानता हूँ कि प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैसे अपने पास मैं वहाँ पे चलता हूँ, कहाँ पे सर, यहीं पे चलते हैं अपने पास। अब मैं ये कहूँ कि अपने पास क्या बता रहा है वो, कि प्रकृति है जो अपने पास जो संभावनावाद है वो क्या करता है भाई, ये अपने पास प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है, बिल्कुल देता है भाई। कारण सहित समझा देता हूँ। ये मान के चलो अपना ये जो राजस्थान है, यहाँ से देखते हैं अपने पास, है ना, ये जो राजस्थान है अपने पास, ये मान के चलते अपने पास यहाँ पे, ये जो अपने पास दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे अपने पास स्थानांतरित कृषि की जाती है, बिल्कुल की जाती है। अगर इनके पास विकास के साधन होंगे तो स्थानांतरित कृषि में क्या होते हैं, आज यहाँ पे कृषि कर ली, कल यहाँ पे कर ली, बाद में यहाँ पे कर ली, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, ऐसे करते हैं स्थानांतरित कृषि। अब ये मान के चलो अगर प्रकृति उन संभावनावाद में क्या होता है कि उनके पास संभावना होती है कि वो अपना विकास करे, और फिर क्या करेंगे, फिर विकास करके अपने पास उनको स्थानांतरित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही बात यहाँ पे बता रहा है, जो विस्तार देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। उदाहरण नदी पर पुल बनाना, बिल्कुल वही है, खेती करना, परिवहन, ये सारी बातें क्या है भाई अपने पास, ये ज्यादा शक्ति प्रदान करता है संभावनावाद। संभावना बनती है यहाँ पे, बिल्कुल बनती है। अब सपोज करो हम दुख पा रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा। जैसे अपने पास बात करें आदिम जमाने की, मनुष्य दुख पाता था, वजन ढोता था, ले जाता था, घसीट के ले जाता था। फिर उन्होंने पहिए का आविष्कार किया जिस पर आसानी से चलने लगी थी। तो ये तो अपने पास संभावना है भाई। तो हम देखो पुराने जमाने की तरह थोड़ी ना रहते हैं आज, क्यों, ये इस संभावनावाद की देन अभी। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, मनुष्य का प्रकृतिकरण तथा प्रकृति का मानवीकरण। बढ़िया पॉइंट है भाई, यानी मनुष्य है उसको तो प्रकृतिकरण हो रहा है, मनुष्य तो प्रकृति की तरफ बढ़ रहा है, और प्रकृति का मानवीकरण किया जा रहा है। सर दोनों में विरोधाभास आ गया। देखो डिटेल बताते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा रहे, है ना, हर चीज समझानी पड़ती है आप लोगों को, तो समझाने के लिए तो मैं हूं ना। हाँ ठीक है सर, समझा देते। मनुष्य तकनीक की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है। ये बातचीत बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या, बातचीत करने का मतलब है उसके साथ वो कार्य कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है रे। हाँ, तो भौतिक वातावरण के साथ क्या कर रहा है, वो बातचीत करता है। यानी भौतिक वातावरण जो है आपके पास, जो फिजिकल रूप से उपस्थित है, उसके साथ संबंध बना के वो काम करता है। ये सांस्कृतिक विकास के स्तर को इंगित करता है। सांस्कृतिक विकास का मतलब होता है अपनी संस्कृति का विकास करना होता है। पुराने ज़माने में धोती कुर्ता पहनते थे, उसके बाद में थोड़ा सा विकसित हुए तो उन्होंने अपने पास पजामा कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। उसके बाद में आए तो अपने पास पैंट सिलवा कर पहनना शुरू कर दिया। इसके बाद में जीन्स वगैरह चल गई। तो ये सारी बातें अपने पास सांस्कृतिक विकास को इंगित करता है। भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाजों की बातचीत को पर्यावरणीय नीतिवाद कहा जाता है। भाई कहने का मतलब है आदिम समाज जितना था, मैं आदिम समाज की बात करता आ रहा हूँ अभी भी, उनके साथ बातचीत यानी उनकी समस्याओं के समाधान में आदिम समाज कौन सा होता है। अगर मैं बात करूं अपने पास आदिवासी लोगों की, तो आदिम समाज ही है, आज भी वैसी संस्कृति है वहाँ पे। तो को पर्यावरणीय नेतावाद कहा जाता है भाई, और मनुष्य को प्राकृतिककरण कहा जाता है। प्राकृतिककरण यानी प्रकृति को यूज करके उससे काम करना होता है। ये आ गया होगा समझ में। हाँ सर, चलो फिर प्रौद्योगिकी के साथ विकास, है ना, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मानव ने प्रकृति को संशोधित करना शुरू किया। जाहिर सी बात है, मैंने बता दिया भाई, अपना ज्ञान काम में लेकर प्रकृति के साथ बदलाव किया, छेड़खानी की है, बिल्कुल करता है। और सांस्कृतिक परिदृश्य बनाया, सांस्कृतिक अपनी संस्कृति बनाई, अपने अनुसार रहना शुरू किया। जब मनुष्य पहले नग्न अवस्था में रहते थे, उसके बाद में उन्होंने अपना विकास शुरू किया, बाद में कपड़े पहनना शुरू किए। इसे भोगवाद या प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। कोई पूछे भोगवाद क्या होता है, याद रखना भाई, मैं बता देता हूँ। यानी प्रकृति या अपने पास मनुष्य मानवीकरण कहा जाता है कि अपने पास क्या होता है कि मनुष्य प्रकृति को संशोधित करता है, फिर उसके काम में लेता है, उसे क्या कहते हैं, भोगवाद या प्रकृति का मानवीकरण। मैंने बताया ना, प्रकृति का मानवीकरण, उसमें बदलाव करना होता है। नेक्स्ट क्या है, ग्रिफिथ द्वारा नवनियतत्ववाद का एक मध्य मार्ग पेश किया गया, जिसका अर्थ है कि न तो पूर्ण आवश्यकता यानी पर्यावरणीय नियतत्ववाद की स्थिति और न ही पूर्ण स्वतंत्रता यानी अधिभोग की स्थिति है। ये ध्यान में रखना भाई। मैं बता देता हूँ, नियतत्ववाद है वो किसके द्वारा पेश किया गया है, वो अपने पास ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। बस ये दो बातें याद रखना भाई, इसके बाद और कुछ नहीं पूछ सकता इसमें। अब वहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपका जो चैप्टर है उसका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। बस इतना ही बताया था, इसमें इतना ही दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपके पास जो 20 क्वेश्चन होंगे, कौन से सर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे और जो अपने पास स्पेस खालिस्तान वाले हैं वो भी होंगे। तो ये सारे प्रश्न हैं इस चैप्टर से, आप इसमें से कुछ भी पूछ ले,
जो मैंने पढ़ा दिया है, रिवीजन करवा दिया है, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये गारंटीड है भाई। चलो देखो अपने पास इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। प्रश्नों की बात करें तो ये आपके अपने बुक के चैप्टर के अंत में दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम हल कर लेते हैं। उसके बाद जो मैंने बनाए वो उनको भी हल करने वाले हैं, चिंता मत करो रे। देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है भाई। यानी भूगोल का वर्णन क्या नहीं करता है, भूगोल में क्या नहीं होता है, भूगोल समाकलनात्मक अनुशासन सिखाता है, बिल्कुल मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन भी होता है, द्वैधता पे आश्रित होता है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। बिल्कुल प्रासंगिक कैसे नहीं है भाई, प्रासंगिक है ये, है ना, प्रासंगिक है, याद रखना। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। अच्छा भौगोलिक सूचना क्या होती है सर, अच्छा अपने को भूगोल के बारे में, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में सूचना किससे मिलती है, यात्रियों के विवरण से मिलती है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे घूमने का, मैंने यहाँ का वर्णन लिखा, बिल्कुल मिलती है। प्राचीन मानचित्र, हाँ पुराने जमाने के मानचित्र वो उनसे भी मिलती है 100% ही। प्राचीन महाकाव्य इनसे भी मिलती है, लेकिन ये ऑप्शन है ना ऐसा ही दिया हुआ है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने हैं, इनसे नहीं मिलते, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, चंद्रमा के चट्टानी नमूने जो होते हैं उनसे हमें जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है भाई, है ना, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें आपके पास मात्रात्मक जो क्रांति है ये नहीं है, बाकी अपने पास तीनों अपने जो सामाजिक क्या है, मानव भूगोल के उपागम है भाई। बाकी क्षेत्रीय विभिन्नता भी है, स्थानिक संगठन भी है, अन्वेषण और वर्णन भी है, ये सारे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। देखो मानव बुद्धिमत्ता, लोगों के अनुभव और प्रौद्योगिकी और मानव भाईचारा। देखो बताओ भाई, इसमें बहुत ही सीधी सी बात है, प्रौद्योगिकी जो है ना वो अपने पास इसका आंसर होगा। प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही अपने पास क्या है, लोग और पर्यावरण के बीच बहुत सारी क्रियाएं होती है। बिल्कुल, अगर अपने उद्योग स्थापित करेंगे तो प्रकृति से हमें क्रिया करनी ही पड़ेगी, ये हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। अब वो क्वेश्चन हो गए, अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। नवनियतिवाद की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी। नवनियतिवाद की बिल्कुल सर पढ़े थे हमने, क्या पढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास ग्रिफिथ टेलर। क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर ने करी थी भाई। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, सीधी सी बात है, रेटजेल है, तो इसमें भी मुझे और समझाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, किस तत्व को माँ प्रकृति कहा जाता है, बताओ भाई, ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने, तो मैं बता देता हूँ। इसमें जो भौतिक वातावरण है इसको कहा जाता है, भौतिक वातावरण को माँ प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि भौतिक जो परिस्थितियां है वही हमें संभाले हुए है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट आता है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है भाई। तो देखो लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल और चिकित्सा भूगोल। सीधी सी बात है, सामाजिक अगर अपन भूगोल की बात करेंगे तो इसका भी वर्णन पढ़ेंगे भाई, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। सैन्य भूगोल भी सामाजिक में ही आती है, लेकिन अपन चिकित्सा भूगोल जो है वो इसमें नहीं पढ़ते भाई। चिकित्सा भूगोल में हम विज्ञान से संबंधित बातें पढ़ते हैं, ये याद रखना। हाँ सर बिल्कुल याद रखेंगे। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। अच्छा, मानव भूगोल का जनक अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास कौन है, ये रेटजेली हैं भाई, यही है मानव भूगोल के, और ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में बात करें क्या, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसने कहा है, अब बताओ। अच्छा सर ये तो लाइन आई तो ही अभी थोड़ी देर पहले, हाँ बिल्कुल आई थी, मैंने बताया था रेटजेल की एक अमेरिकी शिष्या थी, क्या नाम था सर, सेपल नाम था। हाँ सेपल कहाँ पे, अरे सेपल था भाई, वो सैंपल में सही करवा देता हूँ ना, इसको करवाना पड़ेगा भाई आप लोगों को, ये सेपल नहीं है, ये सेपल है, सैंपल नहीं सेपल है ना, वो पीछे नाम देख लेना आप लोग पूरा, है ना, सेपल ये इसका नाम है, और ये पीछे मैंने बता दिया भाई, तो आप वहाँ पे देख लेना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद में क्या माना है, बिल्कुल संभावना है सर, किसकी, प्राकृतिक घटक की और मानवीय घटक दोनों के भाई, बिल्कुल दोनों सही है, ये दोनों आपस में क्रिया कर सकते हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ, बिल्कुल ये संभावना है 100% है, तो ए और बी दोनों इसमें ऑप्शन हो जाएंगे। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो नवनिश्चयवाद से संबंधित, हाँ सर बताया था अभी आपने थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, हम अपने पास टेलर, ग्रिफिथ टेलर है, वो नवनिश्चयवाद से संबंधित है, ये आपको मैंने पीछे अभी नोट्स में दिखाया है भाई, तो ये आपके शायद आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिया आप लोगों के लिए, अब इसमें से कुछ नहीं बाहर आना है, ये तो गारंटीड हो गया भाई, इसके अलावा कुछ नहीं आना है। अब चलो
कुछ आ जाए तो वो आपकी किस्मत रहे। हाँ, बाद में कहोगे गुरुजी मानव भूगोल को परिभाषित करें, प्रश्न कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। मानव भूगोल को परिभाषित करें तो क्या है, देखो आपको आंसर कैसे लिखना है। मानव भूगोल मानव पर्यावरण द्वारा निर्मित भौतिक पर्यावरण और समाज शास्त्रीय वातावरण के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। सीधी सी बात है, जो एक दूसरे के साथ पारस्परिक बातचीत के माध्यम से होता है। बातचीत का मतलब ऐसे बात चर्चा नहीं होती है रे, उनके साथ संबंध होता है, उनका वो प्रयोग करता है। बाद में क्या करता है, अच्छा रेट जेल, ये क्या है भाई, रेट जेल है, ये याद रखना भाई, रेट जेल, ये रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और प्रकृति पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का कृत्रिम अध्ययन है। अच्छा, पोल विडाल डे ला ब्लाचे ने इसे परिभाषित किया, गर्भाधान हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक कानूनों के एक अधिक सिंथेटिक ज्ञान और जीवित प्राणियों के बीच संबंधों के परिणाम स्वरूप होता है, जो इसे निवास कहते हैं। एलन सी सेमी ने इसे परिभाषित किया, मानव भूगोल अस्थिर मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, एलन सी सेपल, वो भी पे है अपने पास, ये नाम याद रखना, एलन सी सेपल है भाई वो नाम है ना, एलन सी सेपल कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी, नहीं तो फिर गड़बड़ी कर दोगे आप। एलन सी सेपल, ये हो जाता है इसका आंसर, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट आता है, देखो मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम बताइए। तो कुछ उपक्षेत्र, हम सारे उपक्षेत्र लिखेंगे, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र ये हैं, अगर आप इसकी एक एक लाइन में परिभाषा लिखो तो वो जो मैंने बताई है ना बोलकर, वो समझ लेना। सामाजिक भूगोल है, शहरी भूगोल यानी नगरीय भूगोल है, राजनीतिक है, जनसंख्या है, स्थापन या आवास भूगोल है, और आर्थिक भूगोल है। ये 6 के 6 मैंने बता दिए हैं। इसके बाद में प्रश्न है, मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है। अन्य सामाजिक विज्ञान मैंने बताया था ना, बहन है उनकी। तो क्या है, मानव भूगोल मानव जीवन के सभी तत्वों और उनके द्वारा होने वाले स्थान के बीच संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। इस प्रकार मानव भूगोल एक उच्च अतः विषय प्रकृति मानता है। यह है पृथ्वी की सतह पर मानव तत्वों को समझने और समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान में अन्य विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है। घनिष्ठ संबंध परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञान क्षेत्र जैसे समाजशास्त्र मैंने बताया था, नर विज्ञान है, मनोविज्ञान है, शहरी नियोजन है, राजनीति विज्ञान है, संसाधन अर्थशास्त्र, सारी मैंने बता दिया भाई। कृषि विज्ञान भूगोल के साथ समग्र रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है भाई। पहला चैप्टर थोड़ा सरल भी है। इसके बाद में देखो, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। प्रकृतिकरण, बिल्कुल देखो प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो घबराना नहीं है, ये बिल्कुल अपने पास 3 नंबर का आ सकता है, 3-4 नंबर का। क्या है, इंसान तकनीक की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ जुड़ता है। बिल्कुल जुड़ता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य क्या उत्पादन और सृजन करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किस उपकरण और तकनीक की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। तकनीक के विकास के लिए प्रकृति के बारे में ज्ञान होना बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। मानव तकनीक का विकास करने में तब ही सक्षम थे, यानी मानव तकनीक का विकास करने में तभी ही सक्षम था, सफल था, जब वे प्राकृतिक कानूनों की बेहतर समझ विकसित कर ले। प्राकृतिक वातावरण के साथ जुड़ने के शुरुआती चरणों में मनुष्य इससे बहुत प्रभावित हुए। वे तब प्रकृति के अनुकूल रहे क्योंकि तकनीक का स्तर बहुत कम था और मानव सामाजिक विकास का शुरुआती चरण था। बहुत कम तकनीकी विकास के चरण में एक प्राकृतिक मानव की उपस्थिति रही जो प्रकृति की बात सुनाता था, उसके रोष से डरता था और उसकी पूजा करता था। जाहिर सी बात है, पुराने जमाने में मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। इस आर्थिक रूप में आदिम समाज में प्रकृति और शक्तिशाली ताकत है जिसकी पूजा, श्रद्धा और संरक्षण होता है। उन संसाधनों के प्रकृति पर मानव की प्रत्यक्ष निर्भरता है जो मनुष्य मानव के रहने के लिए आवश्यक है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक वातावरण प्रकृति माँ बन जाता है। बिल्कुल प्रकृति बनती है भौतिक, बताया अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न में भी। इस प्रकार मनुष्यों का प्रकृतिकरण हुआ है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवास सेम्पेन जैसी जनजातियों को देखा जा सकता है जो कि शिकार करना और जमा करना और कृषि के स्थानांतरित करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सीधी सी उदाहरण देके समझा रहा है। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है भाई, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए भाई। मानव भूगोल के क्षेत्र जो मैंने बताया अभी 6 विषय क्षेत्र हैं, उसके प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का अपना दर्शन, कार्य प्रणाली और सीमा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। भूगोल कई मूर्त और अमूर्त प्राकृतिक एवं
और मानव निर्मित घटनाओं की जांच करता है। बिल्कुल सत्य बात है। मानव के अपने निवास स्थान और पर्यावरण के संबंध के अध्ययन पर मानवीय भूगोल जोर देता है। बहुत ही आसान भाषा है। इसके बाद समाजों के स्थानिक वितरण से निपटना मानव भूगोल का बहुत बड़ा उदाहरण है, दायरा है भाई। यानी कहने का मतलब समाज के स्थानिक वितरण, स्थानिक यानी स्थान का वितरण कि ये इस क्षेत्र का, ये इस क्षेत्र का, वो, हाँ, यह मानव जातियों के अध्ययन को बढ़ावा देता है। मानव भूगोल मानव की संस्कृति, भाषा, धर्म, रीति रिवाजों और परंपराओं कभी नहीं भी परंपराओं का भी ध्यान रखता है। ग्रामीण बस्तियों और शहरी बस्तियों के प्रकार और स्वरूप और शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण करता है। ये मान के चलो भौगोलिक वातावरण से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों, उद्योगों, व्यापार, परिवहन और संचार के स्थानिक वितरण का अध्ययन भी मानव भूगोल के महत्वपूर्ण विषय हैं। मैंने क्या दिया हुआ, पर्यावरण पर मनुष्य का प्रभावी महत्वपूर्ण विषय है। उदाहरण के लिए दुनिया में चल रही जलवायु परिवर्तन वार्ता मानव गतिविधि के कारण ओजोन की कमी को मानव भूगोल के हिस्से के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में बात करें भूमध्य गर्म रेगिस्तान और टुंड्रा जैसे ठेठ भौगोलिक क्षेत्र में मनुष्य के भौतिक वातावरण में समायोजन मानव भूगोल के लिए प्रासंगिकता है, क्योंकि यह मानव समाजों और उसके प्राकृतिक वातावरण के बीच सहजीवी संबंध को समझने में मदद करता है। मानव भूगोल सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए एकीकरण प्रदान करता है, उनको आवश्यक स्थानिक, लौकिक और सिस्टम के दृष्टिकोण प्रदान करता है जिनका उनके पास अभाव होता है। इसलिए मानव भूगोल का हमारा अध्ययन हमें सूचित नागरिक बनने में मदद कर सकता है, हमारे समुदायों और देशों के महत्वपूर्ण मुद्दों को ज़्यादा समझ सकता है और उनके समाधान में योगदान के लिए बेहतर हो सकता है। हाँ, तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट। तो ये आपके पास बुक के जो 3 क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए, 3-4 क्वेश्चन है सारे बता दिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा करवा दिया आप लोगों को कि कौन से आ सकते हैं, और ये चैप्टर हाँ अभी ये कंप्लीट होता है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा, क्योंकि आज मैंने सोचा रिवीजन के साथ अपने बुक के क्वेश्चंस है वो भी हो जाएंगे। और जो मैंने रिवीजन करवाया है ना वो बड़े ही महत्वपूर्ण नोट्स थे भाई, यानी बढ़िया काम आने वाले नोट्स हैं, तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहला चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है, जो मैंने पढ़ा दिया है उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो मुझे लगता है आज के इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।